औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड फास्ट न्यूज़। मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इसराइल ने गजा में हमास से शिकस्त खाई, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, जिसकी दलील यह है कि उनके अपने आर्मी चीफ और सदर्न कमांड के जो चीफ थे, दोनों इसी शिकस्त की वजह से रिजाइन कर गए। और इनकी जो खुफिया एजेंसी ये शिन बेट, इनके जो सरबराह हैं, उन्होंने इतराफ किया है कि हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सके, हम नहीं देख सके, हम पहले से इतलात देने में नाकाम रहे। और उसके बाद आपने देखा कि कल हमास को खत्म करने का दावा करने वाले आज हमास के साथ ही मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर जंगबंदी तक पहुंची हैं और हमास की शराइत मानने पर मजबूर हुए हैं। इसराइल का देरीना ख्वाब ग्रेटर इसराइल, जिसके लिए इसराइल और उसके पीछे पुष्टपना अमेरिका और यूरोप, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन यह है कि इनकलाब इस्लामी के बाद उनका ये मंसूबा तो बिल्कुल रुक गया। लेकिन ज़ाहिर ख्वाहिश तो नहीं रुकी, ख्वाहिश तो उनके जो चल रही हो तो चल ही रही है। अमेरिका में तब्दीली आई 20 जनवरी से। सदर उनके जो है वो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चार्ज संभाला और वो पहले से ही इसराइल के बहुत हामी हैं। और इससे पहले सीट संभालने से पहले वो कह चुके हैं कि जब नक्शे में यानी अज़ाइम उनकी यहाँ से जाहिर होती है। देखा जाए तो इसराइल ने दो शिकस्त खाई हैं, एक तो हमास से गजा में और एक से हुआ। वो हिजबुल्लाह के साथ इनकी जो जंग हो रही थी उसमें भी सुलह की पेशकश इन्होंने की और यहाँ पर भी सुलह की पेशकश इन्होंने की, जंगबंदी की पेशकश वहां पर भी की थी, यहाँ पर भी इनकी है। आज साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की आबादी हमसाया मुल्क मिस्र और उर्दन से निकालने के लिए एक इंतहाई मुतनाज़ मंसूबा तजवीज़ किया, जिसके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई और इसे मशरक वस्ता में अमन की जानब एक कदम भी करार दिया। यानी वो समझ रहे हैं कि गजा को अगर गजन से खाली करवा दिया जाए तो ये अमन होगा। उन्होंने जो कल एक एयरफोर्स वन उनकी जो है उसमें सवार हो रहे थे, तो वहां साफी उन्होंने कुछ सवालात किए। तो ट्रंप ने हालिया इसराइली हमले के नतीजे में गजा को मिसमार करने की तौर पर बताया कि वो किया कि ये जो वहां पर रहने वाले हैं वहां से निकल जाएं। और ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मिस्र भी लोगों को ले जाए और उर्दन भी लोगों को ले जाए, यानी कि आधे उधर चले जाएं आधे उधर चले जाएं। और ये भी उन्होंने साथ ऑफर कर दी कि हम वहां पर इनकी तामीरात भी करा देंगे। यानी किस न किस तरीके से वो गजा को फलस्तीनियों से खाली कराना चाहते हैं। लेकिन क्यों कराना चाहते हैं? ज़ाहिरन यानी वो अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है जनाब हम तामीर करेंगे, जब ये तामीर हो जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो मेरी तजवीज़ है इसमें नकल मकानी आर्जी भी मुमकिन है और ये मुस्तकिल भी हो सकती है। यानी वहां पर भी उन्होंने दो बातें कर दी। पर इसके ऊपर शदीद एतराज़ात हुए। हमास ने मुकम्मल तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया और उर्दन और मिस्र ने भी इसको कबूल नहीं किया। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मंसूबा है इसके असल मकासद क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद राशिद अहद साहब, जो कि सीनियर साफ़ी और बेहतरीन मारूफ तजिया निगार हैं और कलमकार भी हैं। मैं उनको बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने वक्त दिया। जनाब राशिद साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो तजवीज़ है कि गजा से लोग निकल जाएं और मिस्र और उर्दन की तरफ चले जाएं ताकि गजा को दोबारा तामीर किया जाए, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इनकी असल अंदर बात क्या है, इनकी क्या कहना चाहते हैं और क्या मकासद है इस बात के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखिए, अमेरिका की एक पॉलिसी की नाकामी के बाद वो ट्रंप को वहां की एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, पेंटागन या जो कुछ भी है वो, या ग्लोबल ज़ायोनिस्ट लॉबी, इसके जाहिर है कि जो दुनिया पर रूल करती है, जिनके बैंक्स हैं, जिनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके हाथ में इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी,
है ना, और क्या कहते हैं, मीडिया हाउसेस हैं जिससे जो दुनिया पर कंट्रोल करने और तमाम बिलखुसूस अमेरिका और यूरोप को बिलखुसूस और दुनिया को इनके तवज्जुह से बिलउमूम कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। तो जाहिर है ग्लोबल ज़ायनिज़्म को भी इसराइल की का तहफ़्फ़ुज़ अजीज है, और अमेरिका के तवज्जुह से ग्लोबल ज़ायनिज़्म ही ने अमेरिका के को आलयकार बनाकर और बरतानिया को आलयकार बनाकर इसकी तश्कील मगरबी एशिया में करवाई 1948 में। और उस जमाने में जो नकबा जिसको कैटेस्ट्रोफ कहिए कि यानी जो उन पर मुसल्लत किया गया फलस्तीनी आवाम पर, उनको दरबदर किया गया, इन्हीं यानी पड़ोस के ममालिक में वो दरबदर, उसी को वो फिर दोहराना चाहते हैं, उसी को दोहराना चाहते हैं। ये एक तरह से वो जो निकबत से इनका मंसूबा जो हासिल नहीं हो सका 75 साल में, उसको अब वो जरा यानी कि आखिरी कोशिश उन्होंने बाइडेन के दौर में ये कर ली कि हर तरह के इंटरनेशनल कवानीन और जंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी और पामाली करते हुए उन्होंने जो चाहा किया, यानी 47,000 लोगों को मार दिया, 70% पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जहां कहीं ऐसा नहीं होता है। और ये इनकी आखिरी कोशिश थी कि भाई अब इसे बड़े बड़े लीडरों को मार दिया, इस्माइल हनिया को मार दिया, यहिया सिनवार को मार दिया, उधर हिजबुल्लाह के बड़े बड़े इसको मार दिया, और चाहा कि हम इस तरीके से अपने मकासिद ग्रेटर इसराइल का हासिल कर लेंगे और यहां पर इनको हर तरह से दबा देंगे, है ना। और तो वजह तौर से हमास ने कहा कि वो जो 7 अक्टूबर को जो का जो अल-अक्सा स्टॉर्म था, तूफान अल-अक्सा कार्रवाई की ऑपरेशन था, वो दर हकीकत एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, इसलिए कि वो पहले से हमें तबाह बर्बाद और खात्मा यानी कि नीस्तो नाबूद करने का प्लानिंग कर चुके थे, जिसकी हमें इत्तला मिल चुकी, और उसके जवाब में हमने प्री एम्प्टिव एक अटेम्प्ट लिया और उसमें वो कामयाब रहे। तो ये जो बाइडेन का काम ये था कि अब आखिरी वक्त में आखिरी जो हरबा है ताकत का पूरे ये इस्तेमाल करने, वो फेलियर हो गया। तो अब उसके लिए ट्रंप को पहले से तैयार रखा गया था कि ट्रंप आएंगे और कुछ जंगबंदी की और इस तरीके से बात करेंगे, और इस वक्त गजा की तामीर नौ के नाम पर जी कि भाई गजा की तामीर नौ जरूरी है, तो इसको उनसे खाली करा के हमने रिक्वेस्ट किया, यानी हमने बात की है, रिक्वेस्ट तो वो जानते नहीं है दूसरे ममालिक से बात करने में, तो हमने मिस्र से बात की, हमने उर्दन से बात की कि भाई तुम कुछ लोगों को ले लो, तुम कुछ लोगों को ले लो गजा के, और इस तरीके से जब गजा खाली हो जाएगा तो हम उसकी रिकंस्ट्रक्शन इत्मीनान के साथ कर सकेंगे, और यानी कि उसको तो सवाल ये है कि ये अगर इनको इतनी ही ज्यादा हमदर्दी थी गजा की के तामीर नौ से, तो इस बर्बादी में जो उन्होंने रोल अदा किया है अमेरिका ने, और जिस तरीके से इसराइल की हिमायत की है और भरपूर तरीके से किया है, तो इसकी नौबत क्यों आती। तो मसला यह है कि अब जो है उन्होंने यानी कि उस जमाने में जब 1948 में इसराइल को ये तश्कील दे रहे थे, तो नकबा एकदम साफ साफ उनको की कत्ल गारत गरी, उनकी यानी कि उनकी प्रॉपर्टी इमलाक की मिसमारी, इमलाक पर कब्जा, ये सब बड़े खुड़े छुड़े किया, और बिल आखिर को यानी फोर्स कर दिया कि ये नेबरिंग कंट्रीज में जाकर के रिफ्यूजीज की हैसियत से पनाहगुज़ीर। तो अब वही चीज वो अब जब देखा कि इनकी सारी ताकत के बावजूद मुकावमत जो है फलस्तीन की हो, चाहे हिजबुल्लाह की हो, और बिलखुसूस फलस्तीन की, वो बिल आखिर यानी इजराइल को मजबूर कर दिया, अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो यानी सीज फायर करे। और चूंकि अमेरिका देख रहा था कि अगर इसराइल को
या उसके रहमो कर नेतन्याहू के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, उनके पॉलिसीज पर, या मौजूदा जो अमेरिकन पॉलिसीज है इसराइल की हिमायत की गजा के अवाम के मुकाबले में, तो बिल आखिर एक दिन इसराइल को नाबूद हो जाना है। सही। और न सिर्फ इसराइल को नाबूद हो जाना है, अमेरिका अपनी नाबूदी भी इसमें देख रहा था। अमेरिका अपनी नाबूदी भी इसमें देख रहा था। और जाहिर है कि हमने देखा कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह किया और मुनहदिम किया, और एकदम स्ट्रैटेजिक जगह पर उन्होंने हमले किए, जिस तरीके से यमन ने अमेरिका को रेड सी में मजबूर कर दिया, जिसकी किसी में हिम्मत नहीं हुई थी कि उनके यानी अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप्स है, क्या कहते हैं, और आखिरी जो ये हैरी ट्रूमैन जो वॉरशिप्स है, उन पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, तो अमेरिका तो बिल्कुल बेबसी और बेचारगी का शिकार हो गया। वो इजराइल की मदद क्या करता कि वो तो बेबसी, तो इस लिहाज से हाँ, ये अमेरिका कि यानी कि नाकाबिले तस्खीर होने का न सिर्फ इसराइल के बल्कि अमेरिका के नाकाबिले तस्खीर होने का भरम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने तोड़ के रख दिया और उनको बहुत ही जिल्लत और रुसवाई से फरार पर मजबूर किया, रेड सी से फरार पर। और एक वारशिप नहीं, 3-3 वारशिप। बिल्कुल। तो ये जो आखिरी हैरी ट्रूमैन है, जो गालिबन प्रेसिडेंट था, उसके नाम पर है, जो 1948 में वही प्रेसिडेंट था जब इसराइल दश्त हुई, तो उनको भी मजबूर कर दिया। तो अब ट्रंप को लाया गया है कि एक नए ढंग से पॉलिसी, वही नकबग पॉलिसी को रिपीट किया जाए। और ये बात यानी खुद इस्लामी जिहाद ने और हमास ने यही बात की कि ये वही चीज की याद दिलाता है, नकबा की, रोजे नकबा की याद दिलाता है इनकी ये प्लानिंग, इनकी ये तजवीज, इनकी ये मसला, जिसको बहरहाल कामयाब हम नहीं होने देंगे। तो जाहिर है कि अब वो सूरत हाल नहीं है जो 1948 वाली है। जी बिल्कुल। तो अब इस वक्त मुकावमत जो है पूरी कुव्वत के साथ उभरी है। और गजा में इतना, जिस तरीके से कल भी उन्होंने छोड़ा है, अलबत्ता ये जरूर है कि अब भी नेतन्याहू रुकावटें कुछ ना कुछ खड़ी कर रहा है। और उसमें सबसे बड़ी रुकावट यह है कि जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड गजा के अवाम थे, जिनको रफा साइड पर भेज दिया गया था, वो अब जब नॉर्थ की तरफ लौट रहे थे, तो उसमें ये सीज फायर के तहत ये अरंगा लगाया कि भाई उसमें फीमेल प्रिजनर जो है, खातून कैदी अरबी यहूद, उसको नहीं छोड़ा गया है, उसका नाम नहीं है, हालांकि और उसका कोई निशान पता नहीं दिया गया है। हालांकि हमास ने वाजे कर दिया कि वो जिंदा है और वो हम अपने हिसाब से उन पर ये करेंगे तबादला और लेन देन। तो लेकिन तो उसको वो बहाना वाला, लेकिन ये बहाना उनका चल नहीं पाएगा। और अगर ये सीज फायर टूटता है तो इजराइल और अमेरिका दोनों में फिर से दोनों ही बड़ी मुश्किल होंगे। इसलिए कि ये जो यानी मुकावमत है वो अपनी मंसूबाबंदी पूरी तौर से कर चुकी है ना, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ही, और वो अगर सीज फायर किया तो वो इतनी कच्ची गोली नहीं खेले हुए थे, उन्होंने सोच समझ के किया है। तो ये ट्रंप जो है, अच्छा ट्रंप की ये ट्रंप ने इससे पहले जो सबसे पहले तो मिस्र को दिया था कि सिनाई में गजा को बसा दिया जाए, यानी दौराने इस जारहियत का जो 15 माह से सिलसिला चल रहा था, उस दौरान जो है वो अमेरिका ने ये ख्याल जाहिर किया था कि मिस्र के सिनाई में जो है हम गजन को बसा दें, गजन्स को, तो जिसकी मिस्र ने मुखालफत की थी और मिस्र को इसकी तशवीश हो गई थी। अब उन्होंने कहा कि भाई मिस्र आप ले लो और उर्दन ले लो, ये दोनों अब भी जाहिर है कि तशवीश में मुब्तला है ना। और इससे पहले
कुछ 2-4 रोज पहले जबकि इनॉग्रेशन हो रही थी उनकी, उसी दौरान में सही। ट्रंप की, तो जी। उसमें ट्रंप के मगरिबी एशिया, वेस्ट एशिया के जो उसका स्पेशल इन्वॉय स्टीव क्या कहते हैं, स्टीव विटकॉफ, उसको उसकी के जरिया यह बयान दिलवाया कि इंडोनेशिया में इनकी माइग्रेशन हो सकती है, जिसको जकार्ता ने रिजेक्ट किया पूरी शिद्दत से। और ये पहले मिस्र के सिनाई में, अब फिर मिस्र की यानी कि मिस्र के मेन लैंड में इनको यानी बसाने की बात, फिर उर्दन में बसाने की बात कर रहे हैं। और इंडोनेशिया सबों ने, यानी कि इंडोनेशिया ने तो साफ रिजेक्ट कर दिया, और जैसा कि आपने अभी बताया कि उर्दन ने भी रिजेक्ट कर दिया। अगरचे इन दोनों के अंदर रिजेक्शन की तो हिम्मत है नहीं, जुर्रत है नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन अभी है वो एक, कि अगर मुकावमत मजबूत न होती तो ये इतनी यानी इतनी भी अमेरिका से जुर्रत नहीं कर पाते। वो देख रहे हैं कि मुकावमत इतनी मजबूत है कि हम कुछ कर पाए नहीं पाए। और ना इन्होंने कैंप डेविड मुआहदा किया 1978 में, कर लिया ना। और इसी तरीके से क्या ठीक है साहब, ये आपने बिल्कुल सही वजाहत फरमाई। अब ये फरमाइए कि जैसे कि अब ये जंगबंदी हुई है और उधर से लुबनान की जंगबंदी खत्म हो गई, और इसराइल वहाँ ये चाह रहा है कि कम से कम 30 दिन की और वहाँ पर उनको दिन चाहिए, और आज उन्होंने बहुत ज्यादा वहाँ पर फायरिंग भी की और काफी लोगों को, तकरीबन 15 लोगों की शहादत की खबर भी है वहां से। और इस तरफ जो है ये भी यहाँ पर भी ये अपने मुकम्मल तौर पर जो इनकी शराइत तय हुई है उसके मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या, क्योंकि इसराइल में अब दमखम तो है को नहीं कि जंग शुरू करे, जब इतना कुछ नहीं है तो फिर ये क्यों ऐसा कर रहा है? देखिए, मसलन के एक अपने जब पावर छीन जाती है तो उस वक्त पावर के शो ऑफ का ज्यादा शौक होता है, समझा ना। इसराइल और अमेरिका की याद है कि ये रुसवा हो चुके हैं, ये जलील हो चुके हैं जंग के दौरान भी, और तमाम रेड सी वगैरह में जो इनका हश्र हुआ है इसराइल का, कि कोई जहाज नहीं जा सकता था, और अमेरिका ने और बरतानिया ने मिलकर के इन पर एक यमन पर कोलिशन बनाई जो कि इसराइल की मदद कर रहे थे अपने मिसाइलों से और के जरिया, मिसाइलों की बम्बार्डमेंट के जरिया। और लिबनान की, तो कहने का मतलब यह है कि तो ये अभी ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम पावरफुल अब भी हैं, अब भी अमेरिका उसी पोजीशन में है कि, और ट्रंप जिस जबान में बात कर रहा है वो लग रहा है कि जैसे ये बहुत पागल है। तो इनकी तो पहले ही टर्म में रहबरे मुअज्जम जनाब सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने इनकी औकात बता दी थी, वो जापान के वजीर आजम आए थे इनका खत लेकर। तो यानी इसको परेकाह की बराबर, परेकाह के बराबर भी अहमियत नहीं, और साफ कह दिया कि हम इस लायक नहीं समझते हैं कि उसका कोई खत रिसीव करे। तो जिस वक्त ट्रंप की तूती बोलती थी और उस वक्त इनका अभी ये भ्रमबाजी जो थी इनकी, उस दौरान हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन रहबर मुअज्जम ने उसकी सारी भ्रमबाजी को खाक में मिला दिया था। और यानी ऐसे वक्त में जबकि वो लेकर आ रहे थे, पहले से बहुत ही इसका चर्चा था पूरे मीडिया में, और लोग सारे मीडिया में देख रहे, पूरे इंटरनेशनल सतह पर लोग मतवज्जह थे। उस वक्त रहबर ने इसको रुसवा कर, वो बेचारा खत को इधर उधर लेकर के छुपाते हुए उसकी ये की। बाद में जाहिर है कि इन्होंने जिसके तहत ट्रंप की रुसवाई हुई तो कहा कि अब ये शख्स जिंदा रहेगा तो गोया कि ये ट्रंप की रुसवाई का, और जब भी ये जिक्र चलेगा तो शीनाबे या इस तरह का नाम था उसका, तो वजीर आजम का, तो वो फिर वो यानी कि वो हादसाती तौर पर या किस तरह से वो उसकी मौत भी वाक़ हो गई जल्दी, ताकि ये चैप्टर क्लोज हो। इतनी बड़ी रुसवाई। तो कहने का मतलब यह है कि
पहले भी जब ट्रंप अपने पहले दौर में आए थे तो इन्होंने पुतिन को अपना बड़ा लीडर कहा था और कहा था कि हम इसके रिस्पेक्ट, वो वजह ये थी कि ईरान और पुतिन की यानी रूस की कोई शराकत ना होने पाए, यानी किसी भी मानो उस जमाने में सीरिया में ज्यादा चल रही थी। और आज भी चीन को उन्होंने दावतनामा दिया, है ना, जीपिंग से टेलीफोन पर राब्ता किया, फिर वही कि ईरान को इन दोनों ताकतों से आइसोलेट कर दे। उनको मालूम नहीं है कि ईरान जो है अपनी कुवत पे खड़ा है और अपने आवाम की कुवत पे खड़ा है ना, खुदा पर खुदा एतमादी और खुद एतमादी के सबब वो डटा हुआ है। लेकिन जाहिर है कि ईरान ने जो ब्रिक्स है, एससीओ है, उसमें इनके साथ कोऑपरेट कर रहा था कि फाइनेंशियल जो अमेरिका को और डॉलर को आइसोलेट किया जाए दुनिया के लेन देन से। तो जाहिर है उसमें जरूरत होती है, और उसमें उनका चीन और रूस पार्टनर है, और एक ये है, तो वो तो चलता रहेगा, उससे उसको जुदा नहीं कर सकते। अगर जुदा करेंगे तो ये रूस और चीन खुद समझते हैं कि फिर अमेरिका किसी को छोड़ता नहीं और हमें आइसोलेट करके रख देगा और हमें दुनिया के कारोबार से तनहा कर देगा और सारा लायंस शेयर खुद खाएगा, जिस तरीके से खा रहा है अब तक डॉलर की सुप्रीमेसी के नतीजे में। तो ऐसी सूरत हाल है। तो ये जो इनका ये है, ट्रंप जो आए हैं, तो ये फलस्तीनियों को फिर से तहफ्फुज देने की, यानी इसराइल को फलस्तीन के मुकावमत के मुकाबले में तहफ्फुज देने की कोशिश है। खुद अपने आप अपनी सुप्रीमेसी जो इनकी दुनिया पर काम है उसको कोई आंच ना आए, ये इसकी फिक्र में है, और जिसमें काफी जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी है। तो लेकिन हिजबुल्लाह ने कह दिया, हिजबुल्लाह अभी जो इन्होंने यानी कि सिविलियंस को मारा है ना, अभी जो इन्होंने जुनूबी लिबनान में हमला किया है सुनेगा, और ये इसी तरीके से वेस्ट बैंक में भी कर रहे हैं, यानी कि हमले, और चाह रहे हैं कि वेस्ट बैंक को भी गजा की सूरत हाल में टर्न कर दे। लेकिन ये सब कोशिशों से ये सब कोशिशें इनकी लाहासिल होंगी। इससे फलस्तीन की और मुकावमत तहरीकों की आजादी और इस्तेहकाम में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि उसमें मजीद मुस्तहकम तर होंगे ये। और तुम यानी कि इजराइल और अमेरिका वो चीजें जो कमजोर हो वो कमजोर होंगे, मजीद कमजोर होंगे। तो ये चीज ट्रंप को ये टास्क हवाले किया गया है, जो कि ट्रंप इसमें लगे। जैसा कि आपने देखा ना कि किस तरीके से उन्होंने यानी कि बाज़ाब्ता जो इनके मिडिल ईस्ट का इन्वॉय है स्टीव विटकॉफ, उससे ये बयान दिलवाया 2-4 रोज पहले कि भाई ये गजन्स को जो है ना वो इंडोनेशिया में ले लिया जाए। इंडोनेशिया ने फौरन उसको रिजेक्ट किया और सख्त उसकी तरदीद की, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, एकदम आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। तो मिस्र और क्या उर्दन ये कभी भी ऐसी सूरत हाल में जबकि मुकावमत रोज बरोज मजबूत हो रही है, ये इस तरह की अमेरिका की और ट्रंप की तजवीज को कबूल करने के लिए कम से कम फॉर्मली तैयार नहीं है। राशिद साहब, ये देखें कि इन्होंने पूरी कोशिश की, अपना पूरा जोर लगाया कि ये यहाँ से निकल जाए, खाली कर दें, मतलब बम्बारमेंट की, और जैसे आपने फरमाया कि 70%, मैंने 90% सुना है कि पूरा गजा तबाह कर दिया इन्होंने, कोई फैसिलिटी बाकी नहीं है। सब कुछ के बावजूद जब ये वहां पर नहीं गए तो ये अब कैसे हो सकता है कि अभी वहां पर चले जाएंगे? ये लोग अपने, ये नेशनलिज्म इनके अंदर है और अपनी जमीन का भी ये नहीं छोड़ेंगे, ये इनकी खामख्याली है। नाज़रीन मोहतरम, आपने जनाब से ये राशिद साहब का तजिया आपने सुना, और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो तजवीज़ है ये किसी तरह भी काबिल अमल नहीं है, ना तो इसको फलस्तीनी मानेंगे और ना ही कोई और मुल्क मानेगा। और दरमियान में ये भी जंग हो रही थी, 15 जो महीनों की जंग चली है, इसमें भी आ रही थी जनाब, वहाँ के यतीम बच्चे कोई इंडिया जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान आ रहे हैं, ईरान जा, हालांकि सब गलत खबरें थी। वो लोग कभी भी अपनी जगह छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और अगर यही तो सारा मसला है, यही सारी लड़ाई है, अगर वो जगह छोड़ दे बाकी क्या बचता है? बाकी तो फिर तो फतह उनकी हो गई। देखिए ज़ाहिर जो फतह जिसकी हुई है वो आपके सामने है। इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम इस सिलसिले में जारी रहेंगे। मैं जनाब सैयद राशिद साहब को बहुत मशकूर हूँ।
उन्होंने अपना वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम लाया फरमाया। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्रामों को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।